पार्ट 3 सीनियर सिक्योरिटीज विद स्पेकुलेटिव फीचर्स। तो पार्ट 2 में हमने क्लास 1 सिक्योरिटीज के बारे में बात किया था जिसमें 16 चैप्टर्स थे, और अब पार्ट 3 में हम क्लास 2 सिक्योरिटीज के बारे में बात करेंगे जिसमें 5 चैप्टर्स हैं। तो क्लास 2 सिक्योरिटीज दो तरह की होती हैं। तो जो पहले वाली होती हैं उनमें क्या होता है, वो सेम होती हैं जैसे क्लास 1 सिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन उसके साथ उनमें कोई एक फीचर अटैच किया होता है, जैसे कन्वर्जन फीचर है। मतलब आप अपने बॉन्ड को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहो तो, या फिर कोई और प्रिविलेज अटैच होता है आपके बॉन्ड के साथ। जैसे कि 3 तरह के हो सकते हैं फीचर। पहला तो कन्वर्टेबल वाला ही है, सीनियर इशू को आप स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट तो मिलेंगी, लेकिन अगर कंपनी एक पर्टिकुलर डिविडेंड वैल्यू से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करे कॉमन स्टॉक होल्डर को, तो उसके ऊपर जितने भी डिविडेंड होंगे वो कॉमन स्टॉक होल्डर को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। मतलब अगर कंपनी अच्छा कमा रही है तो आपको उसमें हिस्सा मिलेगा कॉमन स्टॉक होल्डर की तरह ही। फिर तीसरा होता है सब्सक्रिप्शन का फीचर। इसमें क्या होता है, ये स्टॉक ऑप्शन जैसे होते हैं। मतलब आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टॉक्स खरीद सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। जैसे ईसॉप्स होते हैं एम्प्लॉयज के लिए, वैसे स्टॉक ऑप्शन होते हैं, तो वारंट्स भी बोल सकते हैं इन्हें। और क्लास 2 में जो दूसरे टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं वो इनएडिक्वेट सेफ्टी वाली होती हैं। मतलब वो सिक्योरिटीज बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रही होती हैं, लेकिन उनमें फिर सेफ्टी नहीं होती। मतलब आपको प्रिंसिपल लॉस का भी खतरा है। जैसे बॉन्ड की पार वैल्यू है 100 और बॉन्ड ट्रेड हो रहा है 20 रुपीज पे, तो आपके पास प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी काफी बड़ी है। अगर 20 से वापस 100 चला गया, 110 चला गया प्राइस, आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो सिक्योरिटीज इनएडिक्वेटली सिक्योर्ड होती हैं, मतलब उनकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम रहती है, जिसकी वजह से आप वो 20 रुपए पूरे के पूरे खो भी सकते हैं। तो इन सिक्योरिटीज के बारे में चैप्टर 26 में बात करेंगे। पहले 4 चैप्टर्स में सिर्फ क्लास 2A सिक्योरिटीज के बारे में बात करेंगे। क्लास 2A वही वाली है जो क्लास 1 जैसी होती है, लेकिन कोई फीचर भी अटैच होता है उनके साथ, जैसे कन्वर्जन फीचर, पार्टिसिपेटिंग फीचर या सब्सक्रिप्शन फीचर। चैप्टर 22 प्रिविलेज्ड इश्यूज। तो ऑथर बोलते हैं प्रिविलेज्ड इश्यूज आर अट्रैक्टिव इन फॉर्म, क्योंकि आपको क्लास 1 सिक्योरिटीज जैसा बॉन्ड, मतलब जो हमने रिक्वायरमेंट्स देखी थी क्लास 1 सिक्योरिटीज की पार्ट 2 में, अगर उतनी ही सिक्योरिटी यहाँ पे भी मिल रही है प्लस एडिशनल एक फीचर भी मिल रहा है आपको, तो वो सोने पे सुहागे वाली बात है। तो ये बेटर है क्लास 1 सिक्योरिटीज से। तो ये अट्रैक्टिव तो है फॉर्म में, लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही कम सिक्योरिटीज होती हैं जो क्लास 1 सिक्योरिटीज की तरह अच्छे से सिक्योर्ड होती हैं। मतलब जो हमने रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की थी पार्ट 2 में वो फुलफिल कर पाती हैं। ऐसी बहुत कम सिक्योरिटीज होती हैं। क्योंकि कन्वर्जन फीचर ऑफर इसलिए किया जाता है क्योंकि सिक्योरिटीज एडिक्वेटली सिक्योर्ड नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जैसे कन्वर्जन फीचर है, इसकी वैल्यू स्टॉक प्राइस पे डिपेंड करती है। तो जब स्टॉक बहुत ज्यादा एडवांस कर जाती है तो कन्वर्टेबल बॉन्ड भी स्टॉक की तरह बिहेव करने लगता है। वो क्यों करता है, कैसे करता है, वो मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा। आप कोई भी वीडियो देख लेना कन्वर्टेबल बॉन्ड के ऊपर, तो उसमें ग्राफ होता है। एक पर्टिकुलर प्राइस तक तो स्ट्रेट बॉन्ड की तरह बिहेव करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस के बाद फिर वो कॉमन स्टॉक की तरह बिहेव करता है। तो फिर इसकी वजह से मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप ले सकते हो इन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज से, वो 25 से 30% ऑफ फेस वैल्यू है। अगर आप फेस वैल्यू या उसके आसपास खरीदते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप उससे ज्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी उसके बाद फिर कॉमन स्टॉक की तरह बिहेव करने लग जाएगी। तो फिर आप कॉमन स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, अगर आपको इतना ही आता है एनालिसिस करना। ये कन्वर्ट करनी जरूरी नहीं है, जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे तो कॉमन स्टॉक वाली रिस्क आ जाएगी। तो ऑथर बोलते हैं कि 2 ही पर्पज से ये वाली सिक्योरिटीज खरीदनी चाहिए। पहला ये सोच के कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो अच्छे से सिक्योर्ड है क्लास 1 सिक्योरिटीज की तरह, और एक एडिशनल फीचर भी मिला हुआ है मुझे प्रॉफिट करने का उसके ऊपर। तो अगर आपको पार वैल्यू के आसपास मिल रही है तो अच्छी बात है। बहुत ज्यादा प्रीमियम मत पे करें सिक्योरिटी के लिए। या फिर आप ये सोच के खरीदें कि ये एक स्पेकुलेशन कर रहा हूं मैं कॉमन स्टॉक के प्राइस के ऊपर, क्योंकि वो बाद में कॉमन स्टॉक की तरह बिहेव करने लग जाती है ना। बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, या तो बिल्कुल ये वाली सोच या बिल्कुल इस एक्सट्रीम वाली सोच। तो ऑथर बोलते हैं कंजर्वेटिव बायर को 25 से 35% प्रॉफिट से ज्यादा के लिए ये सिक्योरिटीज नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो वो स्पेकुलेट कर रहा है, क्योंकि उसके बाद कन्वर्टेबल बॉन्ड स्टॉक की तरह बिहेव करने लग जाता है। और वो हमारा इनिशियल पर्पस नहीं था इन सिक्योरिटीज को खरीदने का, क्योंकि नहीं तो हम फिर डायरेक्टली कॉमन स्टॉक ही खरीदते ना। क्योंकि अगर इन्वेस्टर कन्वर्ट करता है कन्वर्टेबल बॉन्ड को, तो फिर वो अपनी प्रायोरिटी भी खो रहा है और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट
पे जो क्लेम होता है उसका वो भी खो रहा है। और अगर उसके कन्वर्ट करने के बाद स्टॉक ने बेकार परफॉर्म किया तो वो सिर्फ अपना जो उसका प्रॉफिट है जो उसने बुक नहीं किया था सिर्फ वो नहीं खोएगा, प्रिंसिपल भी खो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड आपने खरीदा कोई 100 रुपए का, तो स्टॉक प्राइस बढ़ा तो कन्वर्टिबल बॉन्ड की भी वैल्यू बढ़ के 130 रुपए आ गई। तो अब आपके पास मौका है कि आप 30% प्रॉफिट रियलाइज कर लो। लेकिन अगर आपने नहीं किया और उसको कन्वर्ट कर लिया कॉमन स्टॉक में और कॉमन स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया, लगा लो 70-80 पे आ गया, तो फिर आपने तो 100 इन्वेस्ट किए थे ना, तो 20 रुपए का लॉस हो गया। तो प्रॉफिट भी नहीं बुक कर पाए 30 रुपए का और 20 रुपए भी चले गए प्रिंसिपल में से। तो ऑथर बोलते हैं कंक्लूजन में, इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप फ्रीक्वेंटली प्रॉफिट बुक करते रहो। जैसे 20-30% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बुक करो और दूसरी सिक्योरिटी ढूंढो जो एडिक्वेटली सिक्योर्ड हो और यही वाला फीचर हो और पार वैल्यू के पास ट्रेड हो रही हो। फिर जैसे ही वो 120, 130, 140 हो जाए बेचो और निकलो और फिर दूसरी ढूंढो। यही प्रोसेस रिपीट करते रहो। और इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर 23 टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिविलेज्ड सीनियर सिक्योरिटीज। तो ये जो प्रिविलेज्ड इश्यूज हैं या प्रिविलेज्ड सीनियर सिक्योरिटीज हैं, इनको हम 3 तरह से देखेंगे। पहला हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो कॉमन हो तीनों टाइप के लिए। तीनों टाइप वही है, कन्वर्जन, पार्टिसिपेशन, सब्सक्रिप्शन। फिर दूसरा हम ये देखेंगे कि इनकी रिलेटिव मेरिट्स क्या है, मतलब एज कम्पेयर टू दूसरी सिक्योरिटी ये वाली सिक्योरिटी क्यों ज्यादा बढ़िया है। फिर तीसरा हम हर एक सिक्योरिटी का इंडिविजुअल देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरों को बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ एक पे ही बात करेंगे डिटेल में। तो जो पहले 2 व्यू पॉइंट हैं उन्हें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और जो तीसरा व्यू पॉइंट है वो चैप्टर 24 और 25 में डिस्कस होगा। और फिर जो लास्ट चैप्टर होगा चैप्टर 26, उसमें हम क्लास 2B सिक्योरिटीज की बात करेंगे जो कि इनएडिक्वेटली सिक्योर्ड होती हैं, बहुत सस्ते में ट्रेड हो रही हैं, जिनमें प्रिंसिपल लॉस का भी खतरा है और प्रिंसिपल प्रॉफिट का भी अच्छा खासा चांस है। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन हो तीनों तरह की सिक्योरिटीज के लिए। तो जो एडिशनल फीचर मिलता है हमें उसकी अट्रैक्टिवनेस 2 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट, दूसरा प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं कंपनी ए और कंपनी बी का। कंपनी ए है 4% बॉन्ड सेलिंग एट 100 रुपीज और कंपनी बी भी 4% बॉन्ड सेलिंग एट 100 रुपीज। और कंपनी ए कन्वर्टेबल इनटू स्टॉक एट 50 रुपीज, मतलब 2 शेयर्स मिल जाएंगे एक बॉन्ड के बदला। और फिर कंपनी बी कन्वर्टेबल इनटू स्टॉक एट 33.33 रुपीज, मतलब 3 शेयर मिल जाएंगे एक बॉन्ड के बदला। और कंपनी ए की स्टॉक ट्रेड कर रही है 30 रुपीज पे और कंपनी बी की स्टॉक भी ट्रेड कर रही है 30 रुपीज पे। तो अगर टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट की बात करें तो कंपनी बी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है क्योंकि स्टॉक प्राइस को 30 से 33.3 तक ही जाना है, 3 पॉइंट ऊपर ही जाना है। जबकि कंपनी बी वाले में स्टॉक प्राइस को 30 से 50 जाना है, मतलब 20 पॉइंट और ऊपर जाना है, तो ये ज्यादा मुश्किल है। तो टर्म्स कंपनी बी के ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट किसके ज्यादा अच्छे हैं। अब अगर देखा जाए तो मार्केट ने ये चीज प्राइस की है तभी ये डिसाइड हुआ है। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी ए के ज्यादा लग रहे हैं यहाँ से देखने से, क्योंकि मार्केट एज्यूम कर रही है कि कंपनी ए 30 से 50 ज्यादा इजीली जा सकती है एज कम्पेयर टू कंपनी बी की स्टॉक 30 से 33 तक जाना। तो आपको टर्म्स ऑफ प्रिविलेज देखने के लिए 3 एलिमेंट देखने पड़ेंगे। पहला एक्सटेंट ऑफ प्रिविलेज, मतलब कहाँ तक हमें फायदा मिल सकता है उस प्रिविलेज का, अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल सकता है या कहीं पे जाके कैप हो जाएगा। दूसरा क्लोजनेस ऑफ प्रिविलेज, मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 30 था स्टॉक प्राइस और 33.3 पे कन्वर्टेबल था वो, तो बहुत क्लोज था, तो जो कि अच्छी चीज होती है। तीसरा हमें देखना है ड्यूरेशन ऑफ प्रिविलेज, अगर लंबे टाइम तक है प्रिविलेज तभी फायदा उसका, थोड़े टाइम के लिए तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा एक्सरसाइज करने का। तो एक्सटेंट ऑफ प्रिविलेज देखने के लिए कन्वर्टिबल्स में ऑथर बोलते हैं कि हमें स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट देखना चाहिए पर डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला दिया ऑथर ने, करंट मार्केट प्राइस इनटू कन्वर्जन रेशियो डिवाइडेड बाय डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्रिविलेज होगा। अब ये क्या है कैसे है वो आप खुद ही समझ लो। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग इश्यूज की बात करते हैं इसी में, एक्सटेंट ऑफ प्रिविलेज में ही। पार्टिसिपेटिंग में आपको प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, मतलब कंपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करेगी तो आपको बॉन्ड इंटरेस्ट के अलावा भी पैसा मिलेगा। तो इसमें कैप नहीं होनी चाहिए, अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन होगी कि जितना ज्यादा कंपनी कमाएगी
उतना ज्यादा आपको भी मिलता रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1% एडिशनल मिलेगा, सिर्फ उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो वो कैप लग गई तो एक्सटेंट ऑफ प्रिविलेज कम होगी, जो कि अनअट्रैक्टिव बात है, और वारंट्स में ये चीज लागू ही नहीं होगी। तो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, क्लोजनेस ऑफ प्रिविलेज। क्लोजनेस में कन्वर्जन और सब्सक्रिप्शन में हम देखेंगे कि जो करंट प्राइस है स्टॉक का, वो कन्वर्जन प्राइस या सब्सक्रिप्शन प्राइस के कितने पास है। जितना पास है उतना बढ़िया, क्योंकि उतनी ही जल्दी आपको फिर उस फीचर का फायदा भी मिल सकता है। जैसे हमने वही 30-33 वाला एग्जांपल लिया था, काफी पास था एज कम्पेयर टू 30-50। तो स्टॉक का 30 से 33 जाना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू 50 तक जाना, प्रोवाइडेड बाकी सब चीजें सेम है। और पार्टिसिपेटिंग इश्यूज का कैसे देखेंगे हम क्लोजनेस? इसमें हम देखेंगे कि जो डिविडेंड अभी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है शेयर होल्डर्स को, वो कितने पास हैं उस डिविडेंड वैल्यू के, जिसके बाद कंपनी हमें भी डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू हो जाएगी अगर वो वैल्यू पार कर दी हमने। तो जितना पास उतना बढ़िया। फिर आ जाओ अब ड्यूरेशन ऑफ प्रिविलेज पे। ड्यूरेशन में सिंपल लॉजिक है, जितना ज्यादा लॉन्ग पीरियड उतना बढ़िया, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने का ज्यादा टाइम मिलेगा। अब दूसरे नजरिए से देखते हैं हम इन सिक्योरिटीज को कि रिलेटिव मेरिट्स क्या है इनके एज कम्पेयर टू अदर सिक्योरिटीज। तो ऑथर पार्टिसिपेटिंग इशू की बात करते हुए बोलते हैं कि अगर पार्टिसिपेटिंग इशू है जो अनलिमिटेड इन टाइम एंड पॉसिबल अमाउंट, अगर ऐसा है तो वो सबसे बेस्ट चीज है इन तीनों में, क्योंकि इन्वेस्टर अनलिमिटेड प्रॉफिट्स होंगे कंपनी को, उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है पूरी तरह से, और अपनी पोजीशन भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा सीनियर सिक्योरिटी होल्डर की, क्योंकि इन्वेस्टर के पास है तो बॉन्ड ही ना। तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है। दूसरा फिर कन्वर्टिबल की बात करते हैं उधर। कन्वर्टिबल में अगर आपको हाई इनकम चाहिए तो वो एक्सचेंज के थ्रू ही आ सकती है, स्टॉक में कन्वर्ट करके। लेकिन अगर स्टॉक में कन्वर्ट करोगे आप, तो एक तो आपने अपनी सीनियर पोजीशन जो थी वो खो दी, क्योंकि पहले तो वो बॉन्ड था ना, और फिर उसके बाद अब आप एडिशनल रिस्क भी ले रहे हो अपने प्रिंसिपल लॉस की। अगर आपको यही करना था तो फिर डायरेक्ट स्टॉक में ही डालते ना पैसे। तो कन्वर्टिबल में बेस्ट तरीका वही है पैसे कमाने का कि प्रॉफिट बुक करो 25-30% और फिर दूसरा ढूंढो, फिर यही प्रोसेस रिपीट करते रहो। और फिर सब्सक्रिप्शन इशू से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं? सब्सक्रिप्शन इशू वारंट होते हैं भाई, या तो आप जो अपने वारंट्स हैं उनको बेच दो अगर उनकी वैल्यू बढ़ गई है तो, अगर वो डिटैचेबल है तो, या फिर उन वारंट्स को या स्टॉक ऑप्शंस को आप स्टॉक्स में कन्वर्ट कर लो, मतलब उनके थ्रू स्टॉक्स खरीद लो और फिर उन स्टॉक्स को फटाफट से बेच दो और प्रॉफिट रियलाइज कर लो। तो अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं या सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं तो आप अपना प्रिंसिपल रिस्क कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके हाथ में कॉमन स्टॉक आ गया है, जो कि आपका इनिशियल माइंडसेट नहीं था वो सिक्योरिटी खरीदने का। जब मेजर मार्केट अपस्विंग्स होते हैं ना, मतलब जब बुल मार्केट आती है, एकदम चढ़ती हैं चीजें, तब कन्वर्टिबल्स और वारंट्स ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं पार्टिसिपेटिंग इश्यूज से। वो इसलिए क्योंकि वो लिक्विड हो जाते हैं उस टाइम में बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्टिवली ट्रेड कर रहे होते हैं लोग उन्हें। तो जो इन्फीरियर इश्यूज होते हैं कन्वर्टिबल और वारंट, उन्हें भी लोग खरीदने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे टाइम में स्पेकुलेशन चलती है और ये वाले इश्यूज ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन पार्टिसिपेटिंग इशू है जो, वो सबसे सेफ है और सबसे बढ़िया है, क्योंकि अच्छा टाइम आएगा, मतलब कंपनी बढ़िया परफॉर्म करेगी तब भी आपको प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है, और बुरा टाइम आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी है, बॉन्ड है हमारे पास, पेमेंट्स हमारी सिक्योर्ड है, क्लेम है हमारे पास, क्योंकि सीनियर पोजीशन तो कहीं गई नहीं ना हमारी। लेकिन पार्टिसिपेटिंग इश्यूज में एक दिक्कत है कि वो कॉलेबल होते हैं यूजुअली। अगर कॉलेबल नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, या एक लंबे टाइम के बाद कॉलेबल है तो वो भी अच्छी बात है। और कन्वर्टिबल बॉन्ड भी यूजुअली कॉलेबल होते हैं, कंपनी का जब बेनिफिट लगेगा अपना तब वो कॉल कर लेगी। तो ऑथर बोलते हैं डिटैचेबल स्टॉक परचेज वारंट्स ज्यादा बेहतर है नॉन डिटैचेबल वारंट्स से, क्योंकि इसमें आप अपने जो वारंट्स हैं वो अलग से बेच सकते हैं और सीनियर पोजीशन आपकी सिक्योर्ड रहेगी बॉन्ड की। जो वो फीचर है वारंट वाला वो अलग बेच सकते हैं आप, और उसके थ्रू प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसमें ये फायदा भी है कि अगर आपका बॉन्ड कॉल भी कर लेना सब्सक्रिप्शन वाला, तो आपके जो वारंट होते हैं वो आपके चलते हैं, जब तक पहले डिसाइड हुआ था ना कि इतने साल तक चलेंगे, वो तब भी चलते हैं, कंपनी आपको वो दे देगी। तो इसमें फायदा यह है कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं होती आपके पास, क्योंकि मान लो मेरे पास एक बॉन्ड है जिसके साथ सब्सक्रिप्शन फीचर भी है, जब उस सब्सक्रिप्शन फीचर से मुझे बेनिफिट लगा तो मैं वो सब्सक्रिप्शन फीचर बेच दूंगा और कैश प्रॉफिट कमा लूंगा उससे, और मेरी सीनियर पोजीशन है जो बॉन्ड है जो मेरे पास वो अभी भी है, ठीक है ना। तो सेफ्टी है मेरे पास और बस मैंने प्रॉफिट कर लिया उस फीचर से, जो कि अच्छी बात है।
लेकिन अगर मुझे पूरा ही बेचना पड़ जाता वो, फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाता, फिर मेरे पास री इन्वेस्टमेंट रिस्क है भाई, कहाँ इन्वेस्ट करूं। तो अगर आपको लंबे टाइम के लिए सेफ सिक्योर खेलना है तो एक साउंड पार्टिसिपेटिंग इशू खरीद लो। साउंड मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, वही जो सब हमने डिस्कस किया है वो पूरी कर रही है कंपनी, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा मिलेगा और आपकी सीनियर पोजीशन कहीं गई नहीं, चाहे बुरा टाइम भी आ जाए। बुरे टाइम में बस वो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो कंपनी कमा रही थी, अब वो नहीं कमा रही तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो तो आपको अभी भी मिलेंगी, क्योंकि वो साउंड इन्वेस्टमेंट थी। कंपनी बुरे टाइम में भी ठीक परफॉर्म करेगी और अपनी बॉन्ड पे इंटरेस्ट पेमेंट्स पूरी करेगी। लेकिन अगर आपको फेवरेबल मार्केट कंडीशंस पे खेलना है, मतलब आपको लगता है कि मार्केट एडवांस करने वाली है, ऐसा कुछ है, तो मैक्सिमम प्राइस एडवांस अगर आपको देखना है तो आप ये डिटेचेबल स्टॉक ऑप्शन वाला खरीदो, क्योंकि इसमें इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप प्रॉफिट रियलाइज करके अपना वो वारंट बेच देना और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपकी वहीं की वहीं रहेगी, वही री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है और सीनियर सिक्योरिटी अभी भी आपने होल्ड करके रखी हुई है और प्रॉफिट भी कर लिया मार्केट एडवांस से अच्छा खासा। और अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं, अपना मुझे आता था मैंने समझा दिया। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।